आप सबका खैर मकदम है एक बार फिर से। और जैसे कि आपको मालूम है, लाइफ टूल्स की यही कोशिश रहती है कि हम ऐसे मसाइल को ज़ेर फ़िक्र लाएँ जिनका बरहाए रास्त हमारा ताल्लुक़ हमारी सेहत से है। आपको याद होगा, कश्मीरी एक दुआ है, औरज़ू तो दोरकोट। आप इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जहाँ ये दुआ मतलब सेहत के लिए अलग है, लेकिन उसके साथ ये घुटनों की दुआ अलग से है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना महत्व है या कितना अहमियत रखता है घुटनों का ठीक रहना, क्योंकि हमारी सारी जो मोबिलिटी जो है वो घुटने ठीक है तो हम चल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम मौजू का आगाज़ करें, ये कहना बहुत लाजमी है कि 50-60 साल पहले जो इलाज मौलजे थे, अवेलेबल जो थे, मुहैया जो थे, जो दवाइयाँ थी, जो इल्म था, जो मशीनें थी, उसमें बिल तरतीब बहुत ही रद्द बदल हो गया है, बल्कि चेंज आ गई है फॉर अ बेटरमेंट। तो इस सिलसिले में आज हमने दावत दी है इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन डॉक्टर तारिक तंबू साहब को। डॉक्टर तारिक साहब, आपका खैर मकदम। हमारी चैनल में हम वक्तन फ़वक्तन आपको तकलीफ़ देते ही हैं, तो आज फिर से तो घुटने पे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये जो घुटनों की बीमारियां हैं या जो भी इश्यूज़ हैं, यूजुअली ये तो एज रिलेटेड होती हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ये क्या चीज़ है और क्या ये इज इट एज रिलेटेड या पहले भी हो सकता है? ये आपने दो चीज़ें कर ली, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है आर्थराइटिस, और वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। अच्छा। वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी भी एज में हो सकती है। अच्छा। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, एक डिफरेंट स्टोरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन्स उसका मतलब है डिजनरेशन। अच्छा। लाइक कार्टिलेज है घुटने का, वो घिसने लगा है। ये नॉर्मली ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एज रिलेटेड ही होती है। अच्छा। लेकिन कभी अभी हम क्या देखते हैं, यंगस्टर्स में भी देखी गई है। अच्छा। यंग जेनेटिक, फूड, एक्सरसाइज, ओके, मसल स्ट्रेंथनिंग, और कभी मैकेनिकल फिजिक्स जो होती है नी की अलाइनमेंट्स, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। लेकिन यंगस्टर्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस या बाद में कभी जेनेटिक भी प्रेडिस्पोजिशन होती है। बहुत सारे लोगों को उनको जेनेटिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो जीन है, जो डिजेनरेटिव जीन है, वो ज़्यादा एक्सेलरेट करता है। यस, प्रीमेच्योरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगता है। यानी कि अगर किसी को 60 साल के बाद होने लगे, आप देखोगे आजकल हम 25, 26, 27 साल के भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देख लेते हैं। जी जी। हाँ, और अगर आप इसकी वजह पूछने चाहते हो, इसकी वजह यंगस्टर्स में क्यों है, यंगस्टर्स में प्राइमरी वजह एक तो जेनेटिक है, दूसरा मैं लाइफस्टाइल नहीं कहूँगा, मैं लैक ऑफ एक्सरसाइजेस कहूँगा। अच्छा, लैक ऑफ एक्सरसाइज। यस यस यस। क्योंकि जो ये मसल्स नी को संभाले हुए है, क्वाड्रिसेप मसल्स है, जी जी, ओके, तो इनका स्ट्रेंथनिंग होना इज़ मैंडेटरी फॉर स्ट्रॉन्ग नी। वरना क्या होगा, आपका क्वाड्रिसेप मसल है ही नहीं, इट्स वीक, तो आपका जो सारा बॉडी वेट है वो आपके डायरेक्टली जॉइंट्स पे पड़ रहा है। मसल्स आर नॉट टेकिंग मिनिमल पार्ट। ओके। सेकेंडली डाइट, सारा नी पे आता है, सारा नी पर आता है, क्योंकि मसल्स आपके रोल ही नहीं प्ले कर रहे हैं। आपका क्वाड्रिसेप मसल है ही नहीं, आप चेयर पे बैठते हो सुबह से शाम तक, कोई एक्सरसाइज तो होनी नहीं है। यहाँ से आप क्या करते हो, आपको लगता है कि स्टीयर चढ़ना उतरना प्रॉब्लम हो रहा है नी के लिए, तो लिफ्ट आप लेते थे, आप लिफ्ट लेते हो। लेकिन इनिशियली अब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तब की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब एक हेल्दी आदमी के लिए स्टीयर्स इज एन एक्सरसाइज, नॉट ओनली फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बट ऑल्सो फॉर नीज। अच्छा, नीज के, हाँ, नीज के, क्योंकि मसल्स तो हाफ स्क्वाट तो होता है ना आदमी को, हाँ, चढ़ने के टाइम, दैट इट इज एक्सरसाइज ऑफ द नी। अभी सीढ़ियाँ तो हमने छोड़ ली, लिफ्ट यूज़ करते हैं, और चलना भी हमने छोड़ दिया।
क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा है, या टाइम बचाते हैं। और आप एक चीज़ याद रख लीजिए, हिस्टोरिकली जी ये जो घुटनों की प्रॉब्लम आ जी गई, इसके साथ में कमर की भी प्रॉब्लम रखूँगा या हिप्स की भी प्रॉब्लम रखूँगा, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की बीमारियाँ ज़्यादा है। जी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जब कि हमारे घरों में फर्नीचर का ये आ गया, इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। क्योंकि कुदरत ने क्या रखा है, कुदरत ने नी को एक पर्टिकुलर ROM रखा, रेंज ऑफ मोशन। अच्छा, यानी कि ये घुटना फ्लेक्स मतलब भी होना चाहिए, काम ओके। करना चाहिए। जैसे हम नमाज में बैठते हैं, अच्छा। तहज्जुद में बैठते हैं, तहज्जुद में, ओके, उसमें इसको मोड़ना भी है और खोलना भी है। उसको कुदरत ने फंक्शन रखी है पूरा यूज़ करने का। जी अब जब हम फर्नीचर पर बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, इसका पूरा यूज़ नहीं होता है। जी ओके, अभी तो वो हमारी नमाजें भी पूरी नहीं होती है जिसमें हम ये नमाजों में बैठ सके घुटनों पर। अब उसमें भी हमने चेयर का इंट्रोड्यूस किया है। मैं यंगस्टर्स की बात करता हूँ। जी जी मैं अब जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया वो फिर अलग बात है, हाँ, तब तो करना ही करना है, क्योंकि वो बैठ ही नहीं सकेगा। जी। और डाइट, अच्छा। डाइट में ये जो कार्टिलेज है, कॉन्ट्रैक्टिन, इसमें ग्लूकोसामाइन, कॉन्ट्रैक्टिन, इसमें खुराक प्रोटीन आपको चाहिए। और जो जैसा कि आप देख रहे हो आजकल, वो सोशो इकोनॉमिकली कोई एफर्ट नहीं कर पाता है, या कोई किसी का मज़हब अलाउ नहीं करता है ये इसके लिए, मीट खाने के लिए या कॉन्ट्रैक्टिन जिसमें ज़्यादा हो। सो प्रोटीन इज़ अ प्रीरिक्विजिट फॉर एनी हेल्दी जॉइंट। मगर डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने सुना है प्रोटीन हमें सीरियल से भी मिलता है, तो इज़ इट नॉट पॉसिबल कि वो सप्लीमेंट हमें हो जाए वहाँ से? एक चिकन ब्रेस्ट या एक चिकन ब्रेस्ट आपको जितना प्रोटीन देगा, उतना आपको उसमें तो आपको ½ kg का सीरियल खाना पड़ेगा उतना प्रोटीन लेने के लिए। अच्छा, जितना ये बेसिकली प्रोटीन की जब बात करें, वी ऑलवेज मेंशन क्वालिटी प्रोटीन। ओके, क्वालिटी प्रोटीन डज नॉट ओनली मीन क्वांटिटी। क्वालिटी मीन्स कितना कम खाने से आपको कितना ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। अच्छा। जब हम सीरियल, दालें, ये सब ऐड करते हैं, जैसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वेजिटेरियंस हैं, उनको फिर मिकदार में उन चीज़ों को ज़्यादा खाना पड़ेगा, इतना प्रोटीन मतलब इक्वल करने के बहुत लिए। ज़्यादा लेनी है। एग्जैक्टली, मिकदार। और उसमें क्या होगा, उसमें तो फिर कार्बोहाइड्रेट भी बढ़ेगा, उसमें खाली प्रोटीन ही आपको मिलेगा, फिर तो यूरिक एसिड भी, अनहेल्दी चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। ओके, सो क्वालिटी इन द वर्ल्ड नंबर 1 ऑन द टेबल कम्स चिकन। अच्छा, ओके, कम चिकन। सेकेंडली, इफ़ यू आर वेजिटेरियन, आप सोया से, सोयाबीन, legumes mix, and you can fortify, you can get protein shakes or this, you can vegetable proteins, okay? लेकिन उसमें भी आपको ख्याल रखना है कि ज़्यादा excess protein can spoil your kidneys. So it has to be taken 1 kg, 1.5 kg, at the max 2 kg per kg body weight. अच्छा, ओके, सपोज किसी का बॉडी वेट अगर 50 kg है, ही शुड नॉट एक्सीड मोर देन 150 grams ऑफ प्रोटीन पर डे। अच्छा, ओके, और एक चिकन ब्रेस्ट में आपको 40 30 to 40 grams ही प्रोटीन मिलेगा। एक ब्रेस्ट या हाफ अ ब्रेस्ट मतलब यस, भी चल सकता है। एग वाइट्स, एक एग वाइट में आपको 4 ग्राम तो प्रोटीन मिलेगा, 2 में 8 मिलेगा। तो योग भी खाना ज़रूरी है। अब ज़्यादा एक्सेस नहीं, 1-2 योग भी दिन में खाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये तो एक्सरसाइज और फूड की बात रही, मतलब कैसे हम पहले एक प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो अब अगर ये हो ही गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गए, तो क्या ट्रीटमेंट्स वगैरह, क्या ये खाली दवाइयों से ही आजकल है, या जिससे कि आप एक नई सोच लेके आए हैं, एक नया नॉलेज लेके आते हैं? नहीं, इसमें बेसिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें भी अपने ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, अभी ग्रेड 4। ये डिपेंड करता है कार्टिलेज कितना डैमेज हो गया। कार्टिलेज ग्रेड 1, ग्रेड 2 को हम इसमें हम कोई ये ट्रीटमेंट यूजुअली नेसेसरी नहीं समझते ग्रेड 1 के लिए। अच्छा।
उनको हम फिज़िकल मेडिसिन के पास या फिजियो और एक्सरसाइजेस, जिम, इम्प्रूव योर क्वाड्रिसेप मसल्स, वहाँ तक, हाँ, टू डिले ऑस्टियोआर्थराइटिस, टू डिले। ओके, एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट समझूंगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ नॉट क्यूरेबल। अच्छा, इट्स नॉट क्यूरेबल। इट इज़ नॉट क्यूरेबल, इट इज़ ट्रीटेबल। इट्स ट्रीटेबल। तो इसमें क्या फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है, कोई ये समझ के डॉक्टर के पास जाएगा मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस रिवर्स हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। वैसा नहीं होगा। अगर वैसा होगा तो फिर कोई 20 साल से लाइक वो दवाई खा के वो इसकी एज 20 साल से बढ़ेगी ही नहीं, 20 साल रहेगा। ओके, ट्रीटेबल इसमें आजकल बहुत ऐसे ऑप्शंस है कि नो वन नीड्स टू वरी, किसी को चिंता करने की या कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या मतलब इज इट गोइंग टू बी ओनली मेडिसिन या कुछ इंटरवेंशन भी ज़रूरत पड़े? देखो, मेडिसिन का रोल इसमें लिमिटेड है। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेडिसिन का रोल लिमिटेड है। जी। मेडिसिन जो अभी आजकल इसके लिए देते हैं, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टिन्स, ग्लूकोसामीन्स, एफ्लापिन्स, कुछ स्टडीज़ कहते हैं दे वर्क, कुछ कहते हैं दे डोंट वर्क। अच्छा, ओके, बट इट्स ए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, इट वोंट हार्म यू, क्योंकि जो कार्टिलेज होता है वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। सो हम वो डाइटरी सप्लीमेंट्स पेशेंट्स को दे ही देते हैं। जी। ओके, इट विल नॉट रिवर्स योर ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो मेन स्टेट ट्रीटमेंट क्या रहता है? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अच्छा, मीन्स पेन किलर्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। लेकिन उनका भी प्रॉब्लम ये है, वो डेली देने पर आप पेशेंट का हमारा किडनी बिठा देगा। जी। वो घुटना तो वहीं रहेगा, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है फिर किडनी का। तो फिर क्या? तो फिर हम फिर ट्रीटमेंट को बैलेंस करते हैं। जी। बैलेंस मतलब ज़्यादातर हम एस्ट्रोनोफिन या पैरास्टामोल से काम चलाते हैं। ओके, अब अगर उससे काम नहीं चला तो वी स्विच ऑन टू ये NSAIDs। अगर ये पेशेंट को डेली खाना पड़ा तो जो हमारा रोल है एज फिजिशियन, वी डू जेनिकुलर नी ब्लॉक। जेनिकुलर नी ब्लॉक मीन्स हम इमेज गाइडेड जो नर्व्स नी को सप्लाई करते हैं, हम उन पर डायरेक्टली मेडिकेशन डालते हैं। अच्छा, इट ब्रेक्स द पेन साइकिल। और इसको ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस को इससे ड्रामेटिक फ़र्क आ जाती है। जी। तो वो कितनी देर? वो भी मैं कह रहा हूँ। तो ये आपको टाइम पीरियड डिपेंड करता है, अंडरलाइंग कितनी पैथोलॉजी है, अंडरलाइंग कितनी प्रॉब्लम है। ये अगर आपको 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी चला, लेकिन इसमें रिलेटिवली ऑलमोस्ट मैंने कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा। पैरासिटामोल में साइड इफेक्ट है, लोकल जेनिकुलर नर्व ब्लॉक में वैसा कोई ग्रॉस साइड इफेक्ट है नहीं, क्योंकि घुटने के अंदर इंजेक्शन नहीं जाता। जी। ये खाली नर्व पर, वी टारगेट द नर्व्स। ओके, अगर हमको लगे कि पेशेंट को पेन ये वापस आ रही है तो ही इज़ हैप्पी, ब्लॉक हैज़ वर्कड, बट इट इज़ नॉट, ये ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने से ज़्यादा नहीं चल रहा है। तो व्हाट वी डू, हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं नर्व्स को। अच्छा, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, ये सेम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन टेक्निक इज सेम एज कार्डियोलॉजिस्ट विल डू फॉर conduction pathways in the heart for aberrant pathways. Principle is same but temperatures are different. हम हीट से, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से नर्व को ऐसा डिनेचर करते हैं दैट द पेन सिग्नल फ्रॉम नी टू ब्रेन गेट्स कट। ओके, अब ये नर्व कब रिजनरेट होगी? इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, इसमें 1 साल भी लग सकता है, इसमें 2 साल भी लग सकते हैं। यानी कि पोटेंशियली 2 साल तक ये पेशेंट हमारा पेन फ्री रह सकता है। अगेन साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। वो सोरनेस, इन्फेक्शन, वो तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में भी होगा। ओके, नाउ लेट्स एडवांस टू गो टू ग्रेड 3 to 4। ग्रेड 3 to 4 में हम रिकमेंड करते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। ओके, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, एज क्या है पेशेंट की। अच्छा, पेशेंट छोटा है तो नी रिप्लेसमेंट जो जॉइंट है इसकी भी एज रहती है। जी। तो
मैंने तो ओल्ड एज में 20 साल में भी देखता है, इसको 20 साल 25 साल भी निकलते हैं, लेकिन यंगर पेशेंट्स को इसमें 20 साल 25 साल निकलना मुश्किल है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती है, उनकी एक्टिविटीज़। सो एक्सपेक्ट 15 ईयर्स 10 ईयर्स, तो उसके बाद रिवीजन करना है, अगला नी रिप्लेसमेंट करना है। तो बेटर ये है जितना हम डिले करेंगे यंग पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट उतना बेटर है। सेकंड कैटेगरी आ जाता है वो पेशेंट नी रिप्लेसमेंट का जिनको अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स होती है, जो नहीं कर सकते नी रिप्लेसमेंट। अच्छा, सर्जिकल रिस्क रहता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स रहती है, ओके, या ओबिसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, या कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स रहते हैं, या एनेस्थेटिस्ट बोलता है मैं एजी हाई रिस्क है, आई कैन नॉट। चौथा ये है कि डिलिबिटेड कंडीशन है, या वो क्या बोलते हैं इसको, ओल्ड एज बहुत ज़्यादा है, ओल्ड एज बहुत ज़्यादा है, फ्रेजिलिटी ज़्यादा है, ओके, अटेंडेंस घबरा जाते हैं, इसको ये नीर है सर्जरी मस के अंदर, ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पेशेंट नहीं मानता है मुझे नहीं करनी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी का रोल आ जाता है। अच्छा, रेडियो फ्रीक्वेंसी वहाँ आ जाता है, हाँ कर सकते हैं। सो फर्क आया, वेल एंड गुड, नहीं आया, हमारा कोई नुकसान नहीं है, ओके। लेकिन इनवेरिएबली में हम ग्रेड 3 ग्रेड 4 को रेडियो फ्रिक्वेंसी भी अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि वो काम नहीं करता उसमें। अच्छा, क्योंकि प्रॉब्लम्स अब मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होना शुरू होती है। मैकेनिकल प्रॉब्लम मीन्स वो जॉइंट अलाइनमेंट, वेरस डिफॉर्मिटी, ये ना बेंड होने लगता है नीज को, ये नीज के नीचे टीबिया को, हड्डियों को, या वेल्गस डिफॉर्मिटी होती है, कर्व आ जाता है। तो उस सूरत में वी एडवाइज पेशेंट्स द नंबर 1 प्रायोरिटी इज द सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट। तो हम मजबूर हो जाते हैं उन पेशेंट्स को करने के लिए इफ देयर इज अंडरलाइंग कंडीशन, अदरवाइज द गोल्ड स्टैंडर्ड इज नी रिप्लेसमेंट इन ग्रेड 3 and 4। नाउ वी टेक पेशेंट्स जिनको नी रिप्लेसमेंट करी है लेकिन पेन नहीं जा रही है, हाँ, तो हमारा एक चंक ऑफ पेशेंट वो भी है, उसमें कुछ फैक्टर्स रहते हैं, सर्जिकल अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ओके, या वो बहुत कम फैक्टर रहता है, लेकिन मेजॉरिटी फैक्टर रहता है न्यूरोपैथिक पेन होती है उनको नीज में, वो क्रॉनिक नी पेन से डेवलप हो चुकी होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल सेंसिटाइजेशन मीन्स अगर अब हमने नी रिप्लेसमेंट भी किया, सर्जरी इज 100% परफेक्ट, ओके, बट स्टिल पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ पेन, दैट मीन्स वो जो पेन उसको कांस्टेंट रही है, वो क्रॉनिक हो गई, वो क्रॉनिक उसने अपनी जगह दिमाग में बना के रखी है। अच्छा, अब इसको फर्क नहीं पड़ रहा है पेन में, ओके। इवन अगर हमारा सर्जन 100% एक्यूरेट बहुत सबसे अच्छी सर्जरी भी करे, ओके, तो भी ये पेन नहीं जाती, उसमें भी हम फिर न्यूरोपैथिक पेन मेडिकेशन रखते हैं और उसमें भी आरएफए का रोल है जी। तो अभी ये भी आपको मैं बोलूँ, किसी पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट करते, अब न्यूरोपैथिक कंपोनेंट भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब वो पेशेंट कंप्लेन करता है मेरी पेन नहीं गई, तो हम देखते हैं एक्चुअली उसकी पेन कमर से नीचे जा रही है जी, जो कि ओवरलुक की गई है जी जी, ओके। सो वी हैव टू टेक कंसिडरेशन बिफोर नी रिप्लेसमेंट, हमको ये भी देखना है किसी और वजह से पेन तो नहीं है जी, ओके। सो ये सब चीज़ें अगर हम दिमाग में रखें तो विल लिव अ नॉर्मल लाइफ, लाइक, क्योंकि हम तो इसमें हमारी डिस्कशन में एक आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वी शुड नेवर अलाउ पेन टू, वी शुड नेवर लीव पेन टू बी अनट्रीटेड जी जी, मतलब पेन हो गई तो उसका ट्रीटमेंट करना, अनट्रीट करोगे तो ये क्रॉनिक बनेगी जी जी, क्रॉनिक पेन का फिर नी रिप्लेसमेंट के बाद भी इश्यूज है जी, ओके। डॉक्टर साहब, बात यहाँ रोकना चाहूँगा मैं बीच में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब एज में एडवांस हो जाते हैं, हाँ, पेन वेन तो नहीं होता लेकिन घुटना उनका जो है मुड़ता नहीं है, तो उस सूरत में क्या ये ट्रीटमेंट हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर घुटना मुड़ता नहीं है जी, वो अगर पेन नहीं है, पेन नहीं है, अगर पेन नहीं है
फिर आपको देखना है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। अच्छा। क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स अगर उसको चलने में दर्द नहीं होता है या खाली वो बैठ नहीं सकता। अब नी रिप्लेसमेंट के बाद भी आप चौकड़ी करके नीचे बैठ नहीं सकते, आपको तो चेयर पर ही बैठना है। चेयर पे बैठना। ओके, अगर वो चेयर पर बैठ सकता है, घुटना मुड़ नहीं सकता है, ओके, और अगर उसको चलने में पेन नहीं होती है, देन यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, क्योंकि उसको फिजियोथेरेपी और ये भी देखना है कि किस वजह से नहीं घुटना मुड़ रहा है। अच्छा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। अगर कोई एक्स्ट्रा बोन है, कोई बोन बढ़ रही है, मीडियल कोंडाइल उसका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो वो सर्जिकल करेक्शन उसमें हो सकती है। अच्छा, होती है। और वो भी डिपेंड करता है कि एज डिपेंडेंट। अच्छा, एज डिपेंडेंट। आप कोई ज़्यादा बुजुर्ग होगा तो उसको इंटरवेंशन करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एज एडवांस और हो सकता है नुकसान ही हो। हाँ, नुकसान नहीं, बेसिकली वाई टू इंटरवीन, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मिनिमली इंटरवीन। तो डॉक्टर साहब, ये तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात होगी, तो रोमेटाइड जो है? रोमेटाइड इज एन डिफरेंट स्टोरी। रोमेटाइड मीन्स इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। वो साइनोवेम जो कवरिंग है जॉइंट की, वो साइनोवेम की प्रॉब्लम है, जो जॉइंट का कवर है। जी। उससे क्या होता है, उसमें साइनोवेम कवर में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जी। ओके, तो हमारा रोमेटोलॉजिस्ट फिर ट्रीट करता है इम्यूनोलॉजी को, वो इम्यून सप्रेसेंट्स देता है। जी जी। ताकि जो बॉडी में जो अटैक वो एंटीजन्स बनते हैं, सो दे इम्यूनो सप्रेसेंट्स दे negate the immune response of the cells in the synovium. तो उनको बोलते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स। उसमें भी अब बायोलॉजिकल्स आ गए हैं, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है जी। इसमें तो उसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज भी देखते हैं, कोई कोलेजन डिसऑर्डर तो नहीं है, ओके, किस टाइप का रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये जो सब्जेक्ट है ये रोमेटोलॉजी का है, तो मतलब डॉक्टर के पास तो जाना ही। हाँ, क्योंकि इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है जी। रोमेटॉइड आर्थराइटिस इज आल्सो नॉट क्यूरेबल, बट इट इज मैनेजेबल एंड ट्रीटेबल। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर है, इट्स नॉट क्यूरेबल, इट इज मैनेजेबल, इट्स ट्रीटेबल। सेम थिंग इज विद chronic osteoarthritis and same thing is with rheumatoid arthritis. डॉक्टर साहब, आपके थ्रू यही जानना चाहेंगे कि जो लेटेस्ट जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही, क्योंकि बहुत पहले तो न मशीनें थी न ऐसी दवाइयाँ थी, तो क्या इस वक्त चल रहा है, डेवलपमेंट्स क्या हैं, या व्हाट्स इन द पाइपलाइन, अभी क्या आ रहा है? अभी जितनी चीज़ें पाइपलाइन में आ रही है, अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं पूरे 6-7 घंटे बोलता रहूँगा। अच्छा। क्योंकि अभी मेडिकल साइंस 360 डिग्री चेंज होने वाला है, स्पेशली इंटरवेंशंस। अच्छा। क्योंकि कुछ चीज़ों में मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ इन रिसर्च। ओके, अभी जो हमारा AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, सो आप कुछ सालों के बाद देखोगे फ्यूजन इक्विपमेंट्स आएगी। फ्यूजन मीन्स आपका अल्ट्रासाउंड और आपका MRI का फ्यूजन होगा जी। तो आपके MRI की जो इमेजेस है वो अल्ट्रासाउंड में फीड की जाएगी जी। ये आपका स्टैटिक इमेज रहा, अल्ट्रासाउंड का डायनेमिक इमेज रहा, ओके, एंड AI विल फीड द कलर ऑफ this muscles, nerves, everything. Okay, so you will be seeing a real time image in front of you. आपको ना रियल टाइम इमेज आपने सामने देखोगे जी। सपोज अगर आपको ये, मैं घुटने की अब बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल हाँ, मैं अपने पेन मेडिसिन की बात कर रहा हूँ जी जी। सपोज किसी को मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कमर की डिस्क बायोप्सी जैसे करते हैं ना किसी टिश्यू की, वैसे निकाला जाएगा जी। ओके, ये इतनी एडवांस्ड अभी ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है प्रोस्टेट पे जी जी। फ्यूजन अल्ट्रासाउंड बोलते हैं इसको। हाँ, अभी ये किसी और टिश्यू पर यूज नहीं होगी, क्योंकि अभी AI गाइडेड जो इमेज टेक्नोलॉजी है वो अभी इनकॉर्पोरेट नहीं की है। जब भी AI गाइडेड इनकॉर्पोरेशन होगी, अभी टेस्ट चल रहे हैं, एनिमल स्टडीज हम कर रहे हैं, ओके, एनिमल स्टडीज सब कुछ हम क्या कर रहे हैं। अब जो ये अल्ट्रासाउंड का प्रोब होगा, ये सब कुछ होगा, तो इसमें बाद में इट हैज़ गिवन वे टू द रोबोटिक आर्म।
आपको सारी इंफॉर्मेशन है, ट्रैक बना हुआ है, ये नी का लिगामेंट यहाँ पर है, या कमर का डिस्क यहाँ पर है, ओके, या कमर का फैसेट जॉइंट यहाँ पर है, इसका ट्रैक सब कुछ बना हुआ है। आपका एमआरआई फीड आपके अल्ट्रासाउंड में है जी। आप अल्ट्रासाउंड का अब डायनेमिक प्रोब ऊपर रख रहे हो, तो आपको एआई कलर्स दे रहा है टिश्यूज़ को, यहाँ पर नर्व है, ये डिस्क है, ये है, ओके। तो एक बाइफर्केशन होगी, मसल कहाँ है, नर्व कहाँ है, ये एग्जैक्टली ये आपको ये बेसिकली ये मैं थोड़ा फिजिक्स की तरह जाऊंगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, जो मैंने आजकल मैं देख रहा हूँ टेक्नोलॉजी किस तरफ दौड़ रही है, मुझे लगता है डॉक्टर्स कम, इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ज़्यादा थिएटर में होंगे। अच्छा, ओके, क्योंकि इट्स एन जॉइंट एफर्ट, लाइक रोबोटिक आर्म काम करेगी। हाँ, अब रोबोटिक आर्म तो दूर की बात है, लेकिन लेटेस्टली ये होगा, फ्यूजन टेक्नोलॉजी आने वाली है, इट विल रिवोल्यूशनाइज, एटलीस्ट इट विल रिवोल्यूशनाइज योर बैक पेन। अच्छा, इट इज़ गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज। अभी नया जो नी में है, जो अभी तक टेक्नोलॉजीज थी, स्टेम सेल या पीआरपी या सब, दे हैव ऑल, let me tell you boldly, they are all experimental. अच्छा, they somehow have not worked. Okay, अभी नहीं, they have not worked. अच्छा, कुछ स्टडीज बोलते हैं कि they show some positive results, बट जब हम मेजॉरिटी बड़ी कॉकरेन या कोई RCT स्टडी देखते हैं, आई डोंट थिंक दे हैव नॉट शोन एनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। सो अभी हम क्या करते हैं, जो वो नर्व ब्लॉक्स की बात करते हैं, वी आर now avoiding intra-articular steroids also. Achha. We don't give intra-articular steroids unless and until it's a rheumatology, it's rheumatoid arthritis, साइनोम में इन्फ्लेमेशन है, उस टाइम तो ज़रूरी बनता है। ओके, बट फॉर क्रॉनिक जॉइंट पेन्स we don't suppress the inflammation जी। ओके, सो अब मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जाऊंगा तो लोगों को समझ भी नहीं आएगा। इट्स आम लोगों के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जी जी। ये कहा जाता है अगर आप 5 साल जिंदा रहे जी जी। तो अगले 2 साल तक आप जिंदा ही रहोगे। तो डॉक्टर साहब ये 200 साल तक, सॉरी। हाँ, ये मुझे बताइए आप, एक तो ये है कि मतलब पेन है, वो चीज़ें हैं, इंजरीज कभी होती हैं, लिगामेंट टेयर्स होते हैं, तो उसमें अभी भी वही है कि आपको सर्जरी करनी है या कुछ और भी हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं? नहीं, देखिए ना, ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आप एक फुटबॉल प्लेयर हो, आप एक सॉकर प्लेयर हो, क्रिकेट प्लेयर हो, ओके, आपको टाइम नहीं है रेस्ट करने का, यू हैव टू प्ले, देन ऑर्थोस्कोपिक सर्जरीज हैव अ रोल, देन फॉर क्विक रिकवरी एंड ट्रीटमेंट। ओके, अभी मेनिस्कल टीयर्स, अभी उसमें भी बहुत सारा मेडिकल मैनेजमेंट भी है कंजर्वेटिव, जिसमें सर्जरी नहीं करते हैं, या कुछ लोगों को ऐसा टीयर होता है कि लॉकिंग होती है नी में, लॉकिंग होती है, तो उनमें ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोस्कोपी विल हेल्प। अच्छा, ओके, तो ऐसा क्या हाँ, इस किस्म की सर्जरी ये होती है? हाँ, ऑर्थोस्कोपी इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी। अच्छा, वो शेविंग करते हैं उसको, अच्छा, वो जो टीयर होता है सरफेस स्मूथ करते हैं, एंड दे कैन कट द थिंग विच इज इंटरफियरिंग इन योर जॉइंट मूवमेंट। तो ये क्या पेशेंट का जो टाइम है रिकवरी का, इसमें इमीडिएट होता है, इट्स नॉट अ बिग, इट्स नॉट, आजकल तो लोकल एनेस्थीसिया में भी ऑर्थोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर लॉकिंग ना हो या सिम्टोमेटिकली यू कैन मैनेज, दीज थिंग्स कैन हील ऑफ देयर ओन। ओके, बिकॉज इनवेरिबली अगर हम MRI करें 15 घुटनों का नॉर्मल आदमियों को, 8-9 को तो वो मिडिल मेनिस्कल टीयर दिखाएगा ही दिखाएगा MRI। अच्छा, उसका मतलब नहीं आप सबको पकड़ के सर्जरी करो, सर्जरी करें। ओके, तो इसमें भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है, सर्जरी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब कोई इंडिकेशन ऐसी है कि लॉक हो रहा है नहीं या कुछ हो रहा है, उसमें सर्जरी इज अ मस्ट। और जो कुछ लिगामेंट्स ऐसे हैं जैसे कि ACL है,
एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, हाँ, या पीसीएल है, ये बेसिकली ये ऐसे एथलीट्स को, फुटबॉल प्लेयर्स को या स्कीयर्स को टॉर्शन इंजरी से कट होते हैं, तो ये नी को सपोर्ट करने वाले लिगामेंट है। मींस अगर ये हम ठीक ना करें, पेशेंट चलते चलते गिर सकता है, रोड क्रॉस करते करते रुक सकता है, ही कैन नॉट रन, बैलेंस ऑफ नी गोज हियर एंड देयर। इसमें ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। That's it. यस यस यस। डॉक्टर साहब एक और ये एक प्रॉब्लम एक और रहती है बेकर सिस्ट की। बेकर सिस्ट, हाँ, बेकर सिस्ट की। तो ये नी के पीछे जो ग्रोथ होती है, ये सिस्ट ग्रोथ नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ वाटर है। कलेक्शन ऑफ वाटर, ये सी कलेक्शन ऑफ वाटर है, ये सिस्ट है एक। अच्छा, तो इसमें नॉर्मली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ही ये मेजॉरिटी ऑफ इन केसेस ठीक हो जाता है। अच्छा, ओके, does need any kind of if it is intervention या if it is interfering in your if it is not going away, अच्छा, है ना, if it is not going away, if it is getting hindering your activities, in that case it can be removed, it's not a big मुझे ये surgery। बताइए इसकी रेकरेंस तो नहीं है, मतलब इसकी रेकरेंस है, अच्छा, इसकी रेकरेंस है, बट घड़ी तो आदमी, ये डिपेंड करता है अंडरलाइंग कॉज क्या है। अगेन आई एम कमिंग टू, अच्छा अच्छा, ओके, हाँ, अगर अंडरलाइंग कॉज आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये तो आपका क्रॉनिक कंडीशन है, आपको अंडरलाइंग कॉज को ही पहले एड्रेस करना उसको ट्रीट करना, उसको ठीक करना है, तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। हाँ, चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत तफसीलन बात हो गई, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलते हैं ज़रूर, तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।